नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का प्रथम अध्याय संविधान क्यों और कैसे का सेकंड और अंतिम पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। यदि पहला भाग आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला भाग देखिए। फिलहाल के लिए हम सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट आपके लिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, हमने करा क्या था फटाफट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि संविधान किसी भी देश के लिए, उसकी जनता के लिए क्यों जरूरी है। उसमें हमने 4 आवश्यकताओं पर ध्यान दिया था। साथ में हमने ये भी देखा था किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान संविधान किस प्रकार से बनता है। फिर हमने संविधान की सत्ता के बारे में और साथ साथ में संविधान को किस प्रकार से प्रचलन में लाया जाता है उस बारे में भी हमने जाना था। फिर हमने साथ साथ में भारतीय संविधान को वैधता किस प्रकार से मिली उस पर बात करी थी। संविधान के मौलिक प्रावधानों पर हमने बात करी थी और साथ साथ में संविधान किस प्रकार से जो सरकार की संस्थाएं हैं, सरकार के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो भारतीय संविधान कैसे बना, हम जान चुके हैं संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी नागरिक के लिए आवश्यक क्यों है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान कैसे बना हमारा। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में चुना गया था। आज जब हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, जब पूरा भारत एक होता था 3 जून 1947 से पहले, उस वक्त हमारी एक संविधान सभा चुनी गई थी कि जिनका कार्य हमारे देश का संविधान बनाना था। तो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान सभा ने उसका निर्माण किया। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन है क्या, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश से एक मंत्रिमंडल आया था, उसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। उसने कुछ सिफारिशें अपनी तरफ से दी थी, अनुशंसा या सिफारिशें अपनी तरफ से सुझाव दिए थे कि भाई भारतीय संविधान सभा जो बनेगी, जो सभा के सदस्य होंगे वो इस प्रकार से चुने जाएंगे। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन। तो भारतीय संविधान सभा में किन किन लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा, कितने लोग भारतीय संविधान की सभा में होंगे, किस धर्म से होंगे, किस जाति से होंगे, कितने पढ़े लिखे होंगे, इन सब पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उस टाइम जब कैबिनेट मिशन आया था, उस टाइम हमारा भारत 3 प्रकार के शासन में विभाजित था। एक ब्रिटिश प्रांत, जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, यानी कि जिन पर सीधे ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे। फिर एक था चीफ कमिश्नर क्षेत्र, दूसरा था देसी रियासतें, जिस पे राजा महाराजा ब्रिटिशर्सों के मार्गदर्शन में शासन कर रहे थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ इत्यादि इत्यादि काफी सारी देसी रियासतें थी। उसे हम कक्षा 12 में विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। अगर अभी इच्छा है तो गूगल कर सकते हैं साथियों। फिलहाल हम इतना समझ चुके हैं कि हमारा जब संविधान सभा बन रही थी उस वक्त हमारे पास 3 प्रकार के शासन क्षेत्र थे। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे वहां से 292 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और साथ में चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधित्व दिया गया। देसी रियासतों से 93 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। प्रतिनिधित्व मतलब कि देसी रियासतों से 93 लोग आए, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 लोग आए, ब्रिटिश प्रांत से 292, यानी कुल मिलाके भारतीय संविधान सभा जब गठन किया गया उसमें 389 सदस्य चुने गए थे। तो ये हमारा, हम समझ सकते हैं कि जो हमारी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की सुझाव पर 389 लोगों का चुनाव किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, से याद कर लीजिए, रट लीजिए, कहीं चिपका दीजिए, जिस पर आपकी बार बार नजर जाए, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं।
कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से 296 जो सदस्य हमें चुनने थे वो कैसे चुने गए? दरअसल जो विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे उन्हीं सदस्यों में से 292 चुनाव किए गए। ब्रिटिश के टाइम पर भी चुनाव होते थे लेकिन वो हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें कांग्रेस से 208 लोग शामिल थे, मुस्लिम लीग से 73 लोग शामिल थे। मुस्लिम लीग वही पार्टी जिसने भारत पाकिस्तान के बंटवारे की मांग करी थी और करवा के रह लिया था, उन्हें 73 सीटें मिली थी। अन्य दलों को या अन्य लोगों को 15 सीटें दी गई थी ब्रिटिश प्रांत में। प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। मतलब कि 10 लाख आबादी पर आप एक अपना सदस्य चुन के भेज सकते हैं। जैसे कि हमारी आज के टाइम पे हमारी जो संसद है उसमें हमारे क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं, हमारे लोकसभा क्षेत्र से। तो उसी प्रकार से 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा सदस्य चुना गया था। अब जैसे कि गोवा की अगर जनसंख्या, गोवा के क्षेत्र की जनसंख्या उदाहरण मैं बता रहा हूं कि वहां पे 10 लाख थी तो वहां से एक व्यक्ति चुना जाएगा। प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई, जिससे कि प्रत्येक धर्म के लोगों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व हो कि उनकी आवाज भी सुनी जाए, क्योंकि हम अपने देश का संविधान बना रहे हैं साथियों। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके राजा के परामर्श पर तय किया गया है कि राजा ने अपने हिसाब से किसी एक व्यक्ति को चुन के भेज दिया था। तो यह था हमारा कि किस प्रकार से सदस्य चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा का स्वरूप जो हमारा अगला टॉपिक है कि वो कैसे थी, किस प्रकार से दिख रही थी, किस प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली कर रही थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, आजादी से पहले, 1947 से पहले, बंटवारे से पहले ही, जब हमें आजादी 1947 में मिली उससे पहले ही हम अपने संविधान की तैयारी करने लगे थे, जिससे कि हमें कोई समस्या ना आए। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी साथियों, वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और जो बैठक हुई थी उसमें उस बैठक का अध्यक्ष कौन थे? जो आपने संसद देखी होगी, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो पूरी ऑपरेट करते हैं कि आप इस तरीके से चलिए, इन चीजों को फॉलो करिए। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे एक अध्यक्ष हो गए। तो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। टेम्पररी, बदल सकते थे लेकिन टेम्पररी, उन्हें सीनियरिटी के नाम पर उन्हें चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस संविधान सभा का विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया। उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करते हैं और हम स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग करते हैं। उन्होंने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसका विरोध किया और इस बैठक में भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, को संविधान सभा का परमानेंट स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचित मतलब चुना गया, बोल नहीं दिया गया कि आप हमारे अध्यक्ष हो, बल्कि उन्हें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा वोट देके चुना गया। संविधान सभा की कार्रवाई जो शुरुआत, औपचारिक रूप से शुरुआत हुई कि अब हम बैठ रहे हैं संविधान सभा में, तो उसकी कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ की गई। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है साथियों, आप अपनी एनसीईआरटी पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको प्रथम पन्ने, दूसरे तीसरे पन्ने पर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिख जाएगी, जिस पे हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं। वो प्रस्तावना बताती थी कि हम किस प्रकार से अपना संविधान बनाने वाले हैं। प्रस्तावना मतलब परिचय एक तरीके से। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना
या 3 जून 1947 की योजना के अनुसार हमारे देश का बंटवारा हो गया। और जो भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या जो पहले हमें दिखाई दे रही थी 389, अब वो रह गई 299। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान क्षेत्र से जो प्रतिनिधित्व था वो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान की संविधान सभा में चला गया, वो अलग हो गई। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा खूबसूरत भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। यह था हमारा संविधान सभा का स्वरूप, किस प्रकार से बैठक चल रही थी। हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो सभा थी, अगर हम उस टाइम की स्थिति देखें, हमारे देश में हर कोने में दंगे चल रहे थे, भाईचारा बंधुत्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, हिंसाएं घट रही थी, भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, या भारत का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था। जो हिंसा की स्थिति थी साथियों, उस स्थिति में हमारे संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने मैच्योरिटी दिखाते हुए हमारे संविधान को बनाया। ये बहुत ही ज्यादा धैर्य हमें दिखाता है। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत करी। हम कह सकते थे उस टाइम भी कि हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या कोई भी राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन नहीं। जो संविधान सभा ने जो संकल्पना रखी भारत की, वो धर्मनिरपेक्ष संकल्पना रखी। कोई धर्म, कोई जाति विशेष पर नागरिकता नहीं रखी। हमारा उद्देश्य, संविधान सभा का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षित करना था। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब कि जिनकी संख्या, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें बताता है कि संविधान सभा वास्तव में कैसे बनी थी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व मिला था। कि हमें डायरेक्ट, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको डायरेक्ट लोगों ने वोट देकर नहीं चुना था, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच में पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया हमारी संविधान सभा में। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस को भले ही 82% सीटें प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस की उस टाइम की जो विचारधारा थी उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। उसमें समाजवादी विचारधारा के लोग भी शामिल थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी शामिल थे और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भी शामिल थे, उदारवादी विचारधारा के लोग भी शामिल थे। इस पर हम विस्तृत रूप से विचारधाराएं क्या होती है, इस पर अलग से चर्चाएं कर रहे होंगे आने वाले चैप्टर्स में। हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा के कामकाज की शैली, कि हमारा संविधान सभा किस प्रकार से कामकाज कर रही थी। प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी भी संविधान सभा के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्गों से सहभागी हों। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व ना करें। मतलब कि यहाँ पे यह बात, बहुत खूबसूरत बात कही गई है। सिर्फ ये कह देने भर से कि हम पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि एससी कैटेगरी से इतने लोग आ गए, मुस्लिम कैटेगरी से इतने लोग संविधान सभा में आ गए, उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि वो अपने समुदाय की आवाज बने। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे हमारे समुदाय का भला हो, हमारे देश का भला हो, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का भला हो। तो संविधान सभा में जो भी नियम, कायदे, कानून बन रहे थे, जो भी प्रावधान बन रहे थे, उन पर वाद विवाद गहरा हुआ करता था, लंबी लंबी बहसें हुआ करती थी।
लेकिन संविधान का केवल एक ही ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था, और यह प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो अधिकार है जो एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर बिना धर्म, बिना जाति, बिना शिक्षा, बिना लिंग और आय इत्यादि के भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। जैसे कि आज हम 18 साल की उम्र होने पर वोट दे सकते हैं। शुरुआती टाइम पर यह 21 वर्ष की उम्र थी। संविधान सभा में संघवाद की केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर हो, राज्य सरकार के पास ज्यादा पावर हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका ज्यादा पावरफुल हो या विधायिका ज्यादा पावरफुल हो, इन विषयों पर गहरी चर्चाएं हुई जो हमारा आज आधुनिक राज्य बना है। हमारा संविधान सभा में जो भी चर्चाएं हो रही थी वो जनता के बीच में मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी की जा रही थी। अब हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा की कार्यविधि। कार्यविधि किस प्रकार से निष्पादित की जा रही थी, कार्य किस प्रकार से संविधान सभा में बटा हुआ था। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियां थी, समिति थी कि हमारी संविधान सभा थी, वो संविधान सभा की 8 अलग अलग कमेटी बनी थी। उदाहरण के लिए आप लीजिए कि आपको अपने विद्यालय का वार्षिक महोत्सव की तैयारी करनी है साथियों, और वार्षिक महोत्सव की तैयारी करने के लिए आपने कमेटियां बना ली 8 जनों की, जिसका काम प्लानिंग करना अलग काम है, किसी का बाहर से सामान लाना अलग काम है, किसी सांस्कृतिक कल्चर देखना अलग काम है, किसी का मंच संचालन देखना अलग काम है। तो उसी प्रकार से हमारे संविधान जब बन रहा था उसमें 8 कमेटियां बनाई गई थी। आमतौर पर जो कमेटियों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनकी अध्यक्षता करते थे। प्रमुख कमेटियां जो थी, संचालन समिति की हमारी संविधान सभा किस प्रकार से संचालन करेगी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति उनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनके सदस्य। प्रारूप समिति, क्वेश्चन आया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति का मतलब यह था कि वो एक फॉर्मेट बना के देते थे कि इस तरीके से हमारा संविधान चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी हमारी। इसी प्रकार से हमारी 4 अन्य समितियां और थी। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, बाद में जाके उन पर संविधान सभा में विस्तृत चर्चा की गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। कि राष्ट्रीय जो हमारा आंदोलन था 1947 से पहले, जो हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे ब्रिटिशर से, वो हम स्वतंत्रता संग्राम हमारा कैसा था, किस प्रकार से हमने लड़ाई लड़ी, वो हम कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमने स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के दौरान, उस आंदोलनों के दौरान हमें क्या मिला, हमने क्या ग्रहण किया और उसे हमने अपने संविधान में इंप्लीमेंट किया। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी, बहुत भिन्नताएं थी, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, सोच के आधार पर, धर्म के आधार पर। वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती साथियों, अगर वो एक मत नहीं होते। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, भारत में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी नस्ल का, किसी भी क्षेत्र का, उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था स्वतंत्रता और नागरिकों का उद्धार। इन सिद्धांतों पर प्रत्येक व्यक्ति की सहमति बनी थी, जिन्हें संविधान में रखा जाना था। समानता का अधिकार सभी को देना था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अधिकार सभी को देना था, वोट देने का अधिकार सभी को देना था। इन पर विचार बहस नहीं थी। और वही कारण था कि इतनी विविधता होने के बावजूद हम अलग अलग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
आम सहमति बन गई थी कि हम ये तो करेंगे ही करेंगे अपने देश के लिए, अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। एक तरह से भारतीय संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्राप्त किए थे। कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने बात करी थी कि हम स्वतंत्रता का अधिकार देंगे, समानता का अधिकार देंगे, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देंगे, हमारी केंद्र सरकार कैसे होगी, हमारी राज्य सरकार कैसे होगी, हमें किस प्रकार की विदेश नीति अपनानी होगी, क्या सब किए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेताओं ने ऑलरेडी सोच लिया था। बस हम उसे कंसोलिडेट कर रहे थे, निष्कर्ष निकाले थे अपने संविधान के दौरान। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही उन प्रश्नों पर, उन सवालों पर चर्चा हुई थी जो संविधान बनाने के लिए बहुत जरूरी थे, जैसे सरकार का स्वरूप कैसे होगा, किन असमानताओं को दूर किया जाएगा, जातिगत असमानताओं को दूर किया जाएगा, भेदभाव को दूर किया जाएगा। इन पर चर्चा हमारी पहले ही हो चुकी थी साथी। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश, जो कंसोलिडेट विवरण है, जो वो नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। कि जो हमारा जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन विचारों पर हमारी सहमति बनी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना पेश करी, तभी हमें लगा था कि ये हम इस पर काम करने वाले हैं। प्रस्तावना क्या थी साथियों, देखते हैं। हमारी प्रस्तावना थी, जैसे कि यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तक का एक पन्ना में दिखाई भी दे रहा है, ये हमारे खूबसूरत संविधान की खूबसूरत प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, साथियों ये 1946 की बात है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कि हमारी संविधान सभा में बात की गई है समाजवाद की, समाजवाद जो समाज के लिए है, जो पे सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता, धर्म की आजादी होगी, लोकतंत्र होगा। आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोलना हमें। हमारे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होंगे साथियों। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन मूल्यों की जो हम आज देख रहे हैं, उसकी जो संकल्पना थी वो संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के रूप में रखा था। हम अपनी अगली स्लाइड पर चलें। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाएं संतुलित हों। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन पर विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे करेंगे साथियों। एक बार जुड़े हुए इस YouTube चैनल से अंत तक बने रहना, बहुत ज्ञान मिलने वाला साथियों। मुझे याद है कि जब मैंने ये अपनी पाठ्य पुस्तक शुरू करी थी संविधान सभा की, तो बहुत ज्ञान मिला था। और जब मेरी ये पाठ्य पुस्तक कंप्लीट हुई थी, वास्तविक बात है, शायद आपको ऐसा लगे कि मैं महिमा मंडित कर रहा हूँ, शायद मैं रोया था, इतना ज्ञान मिला था। खैर, मैं दोबारा टॉपिक पे आता हूँ कि हमारे संविधान को प्रभावी रूप से
लागू करने के लिए सभी संस्थाओं को, सरकार के तीनों अंगों को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबंधित रहे। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए विचार विमर्श किया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के काम में रोड़ा ना बने, सहायक बने, उनकी मदद करें। उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र और जन कल्याण का कार्य अपनी देश की जनता के लिए। उदाहरण के लिए संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण कर रही थी। कि हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे होंगे इस पे, इस सेपरेट अध्याय हमारा विधायिका, संसद, कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर। तो इनमें एक बैलेंस हमारा बनाया गया। अब जो हमारा अंतिम टॉपिक है साथियों, कि एक बात जो इंपॉर्टेंट कही जाती है कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि ब्रिटिश का एक संविधान है, उनसे भारत ने क्या लिया है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। उदाहरण के लिए आपके पंचायत क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में वही व्यक्ति जीतता है जिसको वोट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये जो प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली है। सरकार का संसदीय रूप हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, संसद में जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, उसकी भूमिका हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। कानून बनाने की जो विधि है वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कि न्यायपालिका कैसे काम करेगी? अगर न्यायालय ने ऑलरेडी कोई फैसला सुना दिया है तो उस पर हम दोबारा से अवलोकन करवा सकते हैं न्यायालय से। के ये हमें कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने लिया। कनाडा के संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया, जिसमें केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है और राज्य सरकार थोड़ी कम पावरफुल है। तो ये सारे, बहुत सारे हमने प्रावधान दूसरे देशों से लिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत सुंदर कथन है। हम भी पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? हमने तो सारा पुराना ले लिया। आज इस समय बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है तो वो ये है कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। कि हमने ऐसे ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से कुछ भी प्रावधान ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लिए। उसको हमने अपनी देश की आवश्यकता के अनुसार कुछ सुधार करते हुए ग्रहण किया। तो साथियों, ये था हमारा प्रथम अध्याय, संविधान क्यों और कैसे। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो साथियों आपके सहयोग की आशा है। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और सहयोग करिए। कमेंट और लाइक, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।